नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से दो खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें अत्यंत दुखदाई हैं। पहली खबर आई कि पहलगाम में एक बस जो जेके पुलिस की थी वो खाई में गिर गई और इस बस में 37 आईटीबीपी के जवान और 2 जेके पुलिस के जवान सवार थे। जैसे ही बस गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और अब तक की जो खबर है उसके अनुसार 7 जवानों की अब तक मौत हो चुकी है। अभियान तेजी के साथ चल रहा है और ये माना जा रहा है कि चंदनगढ़ से पहलगाम ये बस जा रही थी। हादसे का कारण बताया गया है कि जो बस का ब्रेक फेल हो गया था। ये भी बताया गया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था और ये भी कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा समाप्त हो गई थी। ये लोग अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर थे और ड्यूटी से लौट रहे थे, उसी समय ये हादसा हो गया। 39 जवान सवार थे। 39। बचाव कार्य जारी है। एक तो ये जो घटना हुई निश्चित रूप से बड़ी दुखदाई है। हमारे जवान किस तरीके से संघर्ष करते हैं इसका उदाहरण हमने वक्त वक्त देखा है, लेकिन कभी कभी ये काल के ग्रास में भी चले जाते हैं। दूसरी घटना जम्मू कश्मीर के ही शोपिया से है, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ। ये आतंकी हमला टारगेटेड है, टारगेटेड जो गैर जम्मू कश्मीर के लोगों पर हो रहा है, कश्मीरी पंडितों पर हो रहा है। 2 भाई थे, सुरेश कुमार भट्ट और उनके भाई उमेश। ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने में सुरेश कुमार भट्ट की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उनके भाई की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। कब तक चलेगा ये आतंकियों का खेल, टारगेटेड खेल कब तक चलेगा? यह निश्चित रूप से एक विचारणीय है। हालांकि जो प्रतिक्रिया आई है उसमें सबसे पहले ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। लोग उनकी प्रतिक्रिया को ये समझते हैं कि ये जानबूझ करके राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कहा क्या है? कहा यह कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं हैं। ये एक प्रतिक्रिया आई है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो हालात जम्मू कश्मीर के जो हैं वो लगातार ऐसे सुनने को मिलते हैं जिससे हम अचंभित हो जाते हैं और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या होगा। एक और ये घटना है, दूसरी ओर देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के चर्चाएं तेज। और इसी बीच आज खबर ये आई है कि अमूल दूध ने अपने दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दूध, दही, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका रोज लोग प्रयोग करते हैं। आम जन से जुड़े हुए ये जिन्स हैं। आज अमूल दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो आज एक और घटना हो गई। हम सतर्क हैं।
लेकिन सतर्कता के बावजूद हापुड़ में कचहरी के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई सुबह सुबह, और उसमें हरियाणा का एक अभियुक्त मारा गया। ये हरियाणा का अभियुक्त पेशी में लाया गया था, पेशी में लाया गया था, लेकिन लोग पहले से घात लगाए बैठे हुए थे, और घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकी, अभियुक्त को पेशी पे ले जाने का प्रयास किया गया, ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और उस अभियुक्त की वहीं पर मौत हो गई। ऐसी घटनाएं ही सनसनी फैलाती हैं, ऐसी घटनाएं लोगों को तंग कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। क्या हो रहा है? और ये कचहरी और अदालत में फायरिंग की ये पहली वारदात नहीं है। दिल्ली में और उसके अलावा अनेक जनपदों में, हाई कोर्ट तक में इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं, जो अपने में लोगों को परेशान करती हैं। आज एक और घटना हमारे पड़ोसी जिले से आई है, फतेहपुर से, जहां पर डीएम ऑफिस के पास गन पॉइंट पर 19 लाख रुपए की लूट हो गई है। योगी सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, सख्ती की जा रही है, लेकिन बदमाश कितने बेखौफ हैं ये देखने की बात है। कल रात 10 बजे का समय था, सन्नाटा थोड़ा थोड़ा हो गया था। फतेहपुर में डीएम ऑफिस के पास फ्लिपकार्ट का एजेंसी का ऑफिस था, और इस ऑफिस में रुपयों की गिनती हो रही थी, क्योंकि अकाउंट 2 दिन से नहीं आए थे अकाउंटेंट। और इसी बीच सीधे तौर पर वहां पर लूट हो गई। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं अपने फतेहपुर के संवाददाता अनूप से। अनूप, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। घटना को हुए कई घंटे हो चुके हैं, क्या अपडेट है, क्या हुआ है अब तक इस बारे में? देखिए, घटना को करीब 12 घंटे से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन इस मामले में एसपी से जब बात की गई है तो उन्होंने कहा कि इसके खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और एसपी को भी लगाया गया है। लगातार संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने कई संदिग्धों को उठाया भी है, पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अज्ञात के विरुद्ध। लेकिन जिस तरीके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शहर में एक भीड़ भाड़, इतने मतलब बिजी एरिया में ये घटना को अंजाम दे करके बदमाश वहां से फरार हो गए, ये एक तरीके पुलिस को खुली चुनौती है। और पुलिस की जो कानून व्यवस्था रात की गश्त है उसकी भी एक पोल खुल रही है कि किस तरीके शहर में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि 5 दिनों का कैद, 18,81,000 रुपए की लूट हुई है, बड़ी घटना हुई है। फिर आज पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। टीमें एक के बाद एक दबिश दे रही हैं, संदिग्धों को उठा करके पूछताछ कर रही हैं। जरा ये बताइए कि आपने भी कहा कि भीड़ भाड़ इलाका था, ये था, क्या जहां पर कल ये जो घटना हुई है रात को 10 बजे, वहां पर क्या भारी चहल पहल थी, भीड़ थी? उसका कारण क्या है? क्या वहां का इलाका ही ऐसा है जहां से आम जन आते जाते रहते हैं, देर रात तक आवागमन होता है, या ये कहा जाता है कि कचहरी सामान्यतः जो है एक एकांत स्थान पर होते हैं? क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, बिल्कुल कचहरी के पास का ही बुलेट चौराहा है और शहर के बीच का इलाका है। अगर कहूँ कि रात 12-11 बजे तक लोगों का आवागमन होता है और कोई बड़ी बात नहीं थी जब 10 बजे यहाँ बाइक सवार हथियारों से ऐश होकर के बदमाश आए जो इस कंपनी
कंपनी का मैनेजर है, उसने खुद बताया कि 3 लोग हथियारों बंद जो थे वो अंदर दाखिल हुए। तो इसके बाद जब कर्मचारियों पर उन्होंने बंदूक तान दी और गोली मारने की धमकी दी, पूरा कैश अपने कब्जे में ले लिया। तो 10 बजे की घटना है और उस समय ये पूरी घटना को अंजाम दे करके जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि कब तक पुलिस उसका खुलासा कर पाती। 2 बातें जरा हमको समझाइए। एक तो ये बताइए कि पुलिस का शक जो है उस कंपनी के भी कुछ लोगों पर है और उनके लोगों को भी उठाया गया है क्या पूछताछ के लिए? देखिए, ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं है। एसपी से खुद हमारी जब बात हुई है तो एसपी ने कहा है कि 4 अन्य संदिग्धों को उठाया गया है। कंपनी के लोगों से कंपनी के किसी व्यक्ति को टच नहीं किया गया, अज्ञात किया गया है। ये भी कहना चाहूंगा कि वहां पर जो जहां ये पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है, तो बताया जा रहा है कि करीब 27 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। फ्लिपकार्ट कंपनी का ये बड़ा जो है पूरा हेड ऑफिस था। तो उन सीसीटीवी कैमरे की जो कुछ फुटेज भी पुलिस को हाथ लगे हैं, उसके आधार पर भी जांच चल रही है। अब अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो बात आपने पूछी तो उस कंपनी के किसी कर्मचारी को अभी पुलिस ने नहीं उठाया। चलिए, आप लगातार बने रहिएगा और हमको ये जानकारी देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना फतेहपुर में घटना को हुए 14 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। टीमें हैं, भाग दौड़ हो रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। फतेहपुर एक छोटा सा इलाका भी है जिसके कारण स्थितियां भी बिगड़ी हुई हैं और लोगों में चर्चा है। यही कुछ घटनाएं होती हैं जब लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब इस तरीके की लूटपाट हो जाए कि 3 सवार आवे लुटेरे वाहनों से और अपना मुंह ढके हुए हों, एक बंदूक लेकर के गेट पर खड़ा हो जाए, 2 अंदर जाए और एक पिस्तौल के बल पर उसको रोके वहां पर और बाकायदे जो रुपयों का थैला वो लेकर के आराम से चले जाएं। ये घटना जरूर चिंता का विषय है और इन पर जो है ध्यान दिया ही जाना चाहिए। एक खबर और आ रही है, बिहार में नीतीश सरकार का विस्तार हो गया है मंत्रिमंडल का, और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो चर्चित चेहरे थे, तेज प्रताप, ललित यादव जैसे लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि तेज प्रताप को पर्यावरण वन्य जीवन जैसे विभाग दे दिए गए। एक चर्चा चल रही थी कि नीतीश जी गृह अपने पास रखेंगे, तो रखा है, और तेजस्वी को PWD हेल्थ जैसे विभाग दे दिए गए हैं। एक ललित यादव भी हैं। जब ये मंत्री थे तो इन्होंने एक दलित को पीटा था, जिसके कारण इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था 2001 में। 21 साल बाद ललित यादव को फिर मंत्री बनाया गया। अब सरकार कैसे चलेगी, आगे क्या गति होगी? 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल बन गया है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। कोई कह रहा है ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, कोई कह रहा है कि नीतीश जी तो प्रधानमंत्री पद के लिए चले जाएंगे। बहरहाल बातें बहुत हैं, लेकिन बिहार सरकार ने आज अपना विधिवत काम संभाल भी लिया है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार सरकार के नक्शे कदमों पर विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में एक बैठक कर रही है, रणनीति बनाएगी और पग पग पर संघर्ष करने के लिए अपनी दिशा भी तय करेगी। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में 16 अहम प्रस्ताव पास किए, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव था वो था बिजली विभाग का। बिजली विभाग के जितने भी बोर्ड थे उनको एक में मर्जर कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन बोर्ड। जो जल का बोर्ड था, जो थर्मल का बोर्ड था,
इन सब बोर्ड्स को मिला करके एक बोर्ड कर दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि बिजली की व्यवस्था में व्यापक सुधार आए, खींचतान बंद हो, एक तरीके से काम हो। योगी सरकार की जो नीति है उसके तहत ये आज काम हुआ। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर की नई पॉलिसी को स्वीकार किया गया, कई ग्राम पंचायतों के विस्तार की बात की गई, ये सारे प्रस्ताव हुए। लेकिन सबसे अहम प्रस्ताव बिजली में कैसे सुधार हो, और उसके लिए सारे बोर्ड्स को एक कर दिया गया, और करके काम को एक नई गति सुसंगठन के साथ बढ़ाने का अहम फैसला भी लिया गया। आज कानपुर विशेषकर अपने भारत रत्न यशस्वी प्रधानमंत्री स्वनामधन्य अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण कर रहा है। कानपुर से अटल बिहारी वाजपेयी का गहरा नाता था। अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर के कल्चर से अभ्यस्त थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब मीटिंगों में जाते थे कानपुर में, या जो कानपुर में लोग उनसे मिलने जाते थे, तो उनके सामने वो कानपुरिया लहजा ही लेकर के बात करते थे, और बीच बीच में कहा करते थे झाड़े रहो कलेक्टरगंज, ये तक बात किया करते थे। ये थी अटल बिहारी वाजपेयी की कानपुरिया कल्चर की एक झलक। और क्यों नहीं होता? अटल बिहारी वाजपेयी की जो उच्च शिक्षा थी वो कानपुर में हुई थी, डीएवी कॉलेज में। यहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, यहां पर उन्होंने एलएलबी किया। और एक संयोग था, जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिता कृष्ण बिहारी दोनों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का पहले एडमिशन हो गया था। उनके पिताजी जब एडमिशन लेने के आए तो प्रिंसिपल साहब के कक्ष में जाके बैठ गए। बुजुर्ग आदमी थे थोड़ा सा, और ऐसा भी नहीं था कि इतने बुजुर्ग होंगे कि लोग समझेंगे अरे भाई ये क्या करेंगे, लेकिन थे। और जब यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, प्राचार्य लाला दीवान चंद, तो लाला दीवान चंद ने देखा कि मेरे ऑफिस में कोई एक सज्जन आए हुए। तो सामान्यतः उस समय बहुत से लोग नौकरी मांगने आया करते थे कि साहब हमको नौकरी दे दीजिए। तो लाला दीवान चंद ने जब उनको देखा तो उन्होंने समझा कि ये फिर कोई नौकरी मांगने आ गया। तो लाला दीवान चंद ने कहा उनके पिताजी से, जाइए जाइए, यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। एक बार नहीं 3 बार कहा जाइए जाइए भाई, आप यहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ हमारे कोई नौकरी वोकरी नहीं है। तब धीरे से अटल बिहारी वाजपेयी के पिता ने बताया कि नहीं नहीं, मैं तो एडमिशन लेने आया हूं। अवाक रह गए, इतना सीनियर व्यक्ति एडमिशन लेने आया। तब पूरी बात पता लगी कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिताजी दोनों एक साथ पढ़ते थे और डीएवी हॉस्टल में रहते थे, जहां पर आज एक स्मारक स्थल बन गया है। यूपी सरकार ने यहाँ का एक्सीलेंट सेंटर बनाने की भी बात की है, उस दिशा में भी कार्य चल रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा जुड़ाव था वहां पर। और साथ में एक बात और थी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिताजी एक ही क्लास में पढ़ते थे तो अक्सर ये होता था कि कोई ना कोई एक लेट हो जाता था, एक कोई पहले आ जाता था। तो अक्सर जो प्राध्यापक थे कहते थे अटल जी से, कहाँ हैं आपके पिताजी, और पिताजी से पूछ लेते थे कहाँ हैं आपके बेटे जी। बाद में
कहते हैं कि उन लोगों के सेक्शन भी बदल दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अटल जी के गुरु आचार्य प्रवर मदन मोहन पांडे, पूर्व प्राचार्य डीवीएस कॉलेज थे और अटल बिहारी वाजपेयी उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। और उसका कारण क्या था? कारण सीधा सीधा ये था कि उनके जो गुरुवर थे वो एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और जब वो पढ़ाते थे तो उनकी कक्षा में दूसरे कॉलेजों के भी विद्यार्थी आकर के पढ़ा करते थे। एक नहीं अनेक संस्मरण हैं और यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी का लगातार कानपुर आना जाना रहता था। यहाँ के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। यहाँ पर शक्कर पट्टी में रहे, धनकुट्टी में रहे, लोगों से के साथ तालमेल बैठाया, तो निश्चित रूप से आज उनकी यादें ताज़ा हैं, लोग बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और अपने अटल जी से अपने जुड़ाव को ताज़ा कर रहे हैं। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।